हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आइए बात करते हैं कक्षा कक्षा 8वीं की एनसीईआरटी साइंस चैप्टर है कि चैप्टर 7वीं है, चैप्टर 7 पौधे और जंतुओं का संरक्षण। आइए पढ़ते हैं पौधे और जंतुओं का संरक्षण कैसे कर सकते हैं दोस्तों, कि इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमने देखा था कि कक्षा 7 में बुजो और पहली ने प्रोफेसर अहमद एवं टीबू के साथ वन भ्रमण किया था। वो अपने सहपाठियों के साथ अपने अनुभवों बाँटने के लिए बहुत बहुत उत्सुक थे। तो कक्षा के दूसरे सहपाठियों भी अपने अनुभवों बाँटने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, क्योंकि उनमें से कुछ भरत या आवश्यक या भ्रमण करने गए थे, और कुछ ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और लोचेचाऊ या वन्यजीव अभयारण्य तथा ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व या बृहद निकोबार जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र या बाघ संरक्षण क्षेत्र इत्यादि के बारे में सुना था। तो दवानल एवं भीषण सूखा भी वनोन्मूलन के कुछ या प्राकृतिक कारक है। सॉरी कि राष्ट्रीय उद्यानों और वन जीवों या अभयारण्यों एवं जैव संरक्षण क्षेत्रों को बनाने का क्या उद्देश्य है। तो पहले यहाँ सवाल पूछना चाह रहे हैं कि जैसे राष्ट्रीय उद्यानों, वन जीव अभयारण्यों एवं जैव मंडल संरक्षण क्षेत्रों को बनाने का क्या उद्देश्य है। आइए पढ़ते हैं इसके सवाल के जवाब पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। जैसे 7.1 में 7.1 वनोन्मूलन एवं इसके कारण पढ़ते हैं कि हमारी पृथ्वी पर नाना प्रकार के पौधे एवं जंतु पाए जाते हैं। ये मानव जनित के अस्तित्व एवं भली प्रकार से रहने के लिए आवश्यक होते हैं। आज इन जीवों के अस्तित्व के लिए वनोन्मूलन एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। हम जानते हैं कि वनोन्मूलन का अर्थ है कि वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना, और वन में वृक्षों की कटाई निम्न उद्देश्यों से की जाती है। और कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, और घरों एवं कारखानों का निर्माण या फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग। आइए पढ़ते हैं अगला कि दावानल एवं भीषण सूखा की वनोन्मूलन के कुछ प्राकृतिक कारक है। क्रियाकलाप 7.1 में अपनी सूची में वनोन्मूलन के अनेक अन्य कारणों का लिखित उन्हें प्राकृतिक एवं मानव निर्मित में वर्गीकृत कीजिए। वनोन्मूलन के परिणाम 7.2 पढ़ते हैं। 7.2 में इसमें क्या बोला गया है कि जैसे क्रियाकलाप 7.1 में अपनी सूची में वनोन्मूलन के अन्य कारकों को भी लिखिए, इन्हें प्राकृतिक एवं मानव निर्मित से वर्गीकृत कीजिए। जैसे आगे पढ़ेंगे 7.2 वनोन्मूलन के कुछ परिणाम पढ़ेंगे कि पहले वनभोजों ने वनोन्मूलन के परिणाम याद करने का प्रयास किया। उन्होंने स्मरण है कि वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। इससे वायुमंडल को कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है और भूम जल स्तर का भी निम्नीकरण हो जाता है। और उन्हें पता है कि वनोन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है। जो प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया था कि यदि वृक्षों की इसी प्रकार अनवरत कटाई चलती रही तो वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में कमी आ जाएगी। इसके अतिरिक्त बाढ़ तथा सूखे जैसे प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बढ़ जाती है। याद कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए या कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। यह कम वृक्षों का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, और जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों का प्रग्रहण कर लेती है। अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विश्व उष्मन होता है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि के जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है। इसके कारण सूखा पड़ता है। मृदा के गुणों में परिवर्तन आने का मुख्य कारण है वनोन्मूलन। किसी क्षेत्र की मृदा के भौतिक गुणों पर वृक्षारोपण या वनस्पति का प्रभाव पड़ता है। कक्षा 7 का स्मरण कीजिए कि वृक्ष किस प्रकार मृदा अपरदन को रोकते हैं। तो भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन अधिक होता है। मृदा की ऊपरी परत हटाने से नीचे की कठोर चट्टान दिखाई देने लगती है, और इससे मृदा में ह्यूमस की कमी होती है तथा इसकी उर्वरता की अपेक्षाकृत कम होती है। धीरे धीरे उर्वर या भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है। इसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। वनोन्मूलन से मृदा की जल धारण क्षमता तथा भूमि की ऊपरी सतह से जल के नीचे की ओर अंतःस्रवण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आती है और मृदा के अन्य गुण जैसे पोषक तत्व या गठन इत्यादि वनोन्मूलन के कारण प्रभावित होते हैं। हमने कक्षा 7 में पढ़ा था कि वनों में हमें अनेक उत्पादन प्राप्त होते हैं। इन उत्पादनों की सूची बनाइए, और यदि हम वृक्षों की निरंतरता कटाई करते रहे तो क्या हमें इन उत्पादों की कमी का सामना करना पड़ेगा। क्रियाकलाप 7.2 कि वनोन्मूलन में वन्य प्राणी जीवन भी प्रभावित होता है कैसे। इन कारणों की सूची बनाकर अपनी कक्षा में इसकी चर्चा कीजिए। वन एवं वन प्राणियों का संरक्षण। वनोन्मूलन के प्रभाव जानने के पश्चात पहले हम बुझो चिंतित थे। वे प्रोफेसर अहमद के पास गए और उन्होंने पूछा कि वह वन एवं वन प्राणियों को किस प्रकार बचाया जा सकता है। प्रोफेसर अहमद ने पहली और बुजो एवं उनके सहपाठियों के लिए जैव मंडल या संरक्षित क्षेत्र के पर भ्रमण का आयोजन किया। इसके लिए उन्होंने या पचमढ़ी या जैव मंडल या संरक्षित नामक क्षेत्र को चुना। वे जानते हैं कि इस क्षेत्र के पौधे एवं जंतु ऊपरी हिमालय की श्रृंखला एवं निचले पश्चिमी घाटों के समान है। प्रोफेसर अहमद का विश्वास है कि इस क्षेत्र की जैव विविधता या अनूठी है। उन्होंने वन कर्मचारी श्री माधवी जी से जैव मंडलीय संरक्षित क्षेत्र में बच्चों का मार्ग निर्देशन करने का अनुभव किया। उन्होंने बताया कि जैव महत्व के क्षेत्रों का संरक्षण हमारी राष्ट्रीय परंपरा का एक भाग है। जैव मंडल
जैव मंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें जिसमें सजीव पाए जाते हैं अथवा जो जीवन यापन के योग्य है। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाई जाने वाले विभिन्न भाषाओं, विभिन्न जीवों की प्रजातियों, उनके उनके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध। माधव जी ने बच्चों को समझाया कि हमारे व्यक्तिगत प्रयासों एवं समाज के प्रयासों के अतिरिक्त सरकारी एजेंसियां भी वनों एवं वन जीवों की सुरक्षा हेतु कार्यरत हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और संरक्षण हेतु नियम और विधियां और नीतियां बनाती है। वन 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 जंतु अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधों और जंतुओं के लिए यह संरक्षित एवं सुरक्षित क्षेत्र है। वनस्पति जात एवं प्राणी जात और उनके आवासों के संरक्षण हेतु ये संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए, जिन्हें वन जीव या अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। वृक्षारोपण, कृषि, चारागाह, वृक्षों की कटाई, शिकार या खाल प्राप्त करने हेतु शिकार या पेचिंग या इन क्षेत्रों में निषिद्ध है। वन जीव अभ्यारण्य वह क्षेत्र जहां जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान या वन जीवों के लिए के आरक्षित क्षेत्र जहां वह स्वतंत्र निर्बाध रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र या वन जीव या पौधे और जंतु संसाधन उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र। क्रियाकलाप 7.3 अपने जिले, प्रदेश एवं देश के राष्ट्रीय उद्यानों, वन जीव अभ्यारण्यों एवं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। सारणी 7.1 को भरिए और इन क्षेत्रों को अपने प्रवेश एवं भारत के रेखा चित्र में भी दर्शाई। और 7.4 जैव मंडल आरक्षण। प्रोफेसर अहमद एवं माधव जी के साथ बच्चों ने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में प्रवेश किया और माधव जी ने समझाया कि जैव विविधता संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली सभी पौधों या जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियों या किसी क्षेत्र का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होता है। किसी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं। या पंचमढ़ी जैव मंडल या आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान तथा या बोरी एवं या पंचमढ़ी क्षेत्र 7.1 नामक 2 वन जंतु अभ्यारण्य आते हैं। संरक्षण हेतु या सुरक्षित क्षेत्र मेरे जिले में है, जैसे मेरे प्रदेश में या मेरे देश में है, कि इसमें बोला गया है कि जैसे आपके जिले में राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, वन जंतु अभ्यारण्य कहाँ है और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ है, और मेरे प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है और वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ है। और मेरे देश में बोला गया है कि जैसे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ है। अगला है कि इसमें दिखाया गया है कि चित्र 7.1 में पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र दिखाया गया है कि संरक्षित क्षेत्र दिखाया गया है और पंचमढ़ी अभ्यारण्य दिखाया गया और पिपरिया को या पनार पानी गेट दिखाया गया और नीम घन या सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान दिखाया गया और चूर्णा या धैनी बोरी अभ्यारण्य या पंचमढ़ी दिखाया गया। अब पढ़ते हैं अगला क्रियाकलाप 7.4 में आपके अपने क्षेत्र में जैव विविधता को विक्षोभित करने वाले या कारकों की सूची बनाइए और इनमें से कुछ क्रियाकलाप या अनजाने में जैव विविधता में विक्षोभ उत्पन्न कर सकते हैं। मनुष्य की इन गतिविधियों की सूची बनाइए और इन्हें कैसे रोका जा सकता है और अपनी कक्षा में इसकी चर्चा कीजिए तथा इसकी संक्षिप्त रिपोर्ट अपनी कॉपी में नोट कीजिए। पेड़ पौधे एवं जीव जंतु जैसे 7.5 जिसे बच्चों ने भ्रमण करते समय जैव मंडल या आरक्षित क्षेत्र की हरियाली संपदा की प्रशंसा की। वे लंबे सागौन या टीका के वृक्षों एवं वन प्रणालियों या प्राणियों को देखकर प्रसन्न थे। पहले ने अचानक एक खरगोश देखा, उसे पकड़ने का प्रयास किया। वह उसके पीछे दौड़ने लगी। प्रोफेसर अहमद ने उसे रोका। उन्होंने समझाया कि जंतु अपने आवास में प्रसन्न रहते हैं और हमें उनका परेशान नहीं करना चाहिए। माधवी जी ने समझाया कि कुछ जंतु एवं पौधे एक क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले या पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात एवं जीव जंतु प्राणी जात कहलाते हैं। आइए पढ़ते हैं अगला। इसमें बोला गया कि साल सागौन, जैसे इसमें अगला बोला गया है कि साल सागौन, आम, जामुन, सिल्वर, फर्न या अर्जुन इत्यादि वनस्पति है तथा चिंकारा या नीलगाय या बार्किंग हिरण, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया इत्यादि या पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में प्राणी जात है। ये चित्र 7.2 में दर्शाया गया है। चित्र 7.2 ये जंगली कुत्ता या चीतल या भेड़िया या तेंदुआ या फर्न या जामुन। क्रियाकलाप 7.5 में अपने स्थानीय क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात की पहचान कर उनकी सूची बनाइए और विशेष क्षेत्रीय प्रजाति 7.6 में कि बच्चे शीघ्र ही शांतिपूर्ण गहरे वन में प्रविष्ट हो गए और बच्चे एक विशालकाय गिलहरी को देखकर अचंभित रह गए और इस गिलहरी की एक लंबी या फरदार पूंछ है। वे इसके विषय में जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। माधव जी ने बताया कि इसे विशाल गिलहरी कहते हैं और यह यहाँ की विशेष यह क्षेत्रीय स्पेसीज है। पौधे एवं जंतुओं की वह स्पेसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप में पाई जाती है उसे विशेष क्षेत्रीय स्पेसीज कहते हैं। यह किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती है। किसी विशेष प्रकार का पौधे या जंतु किसी विशेष क्षेत्र या राज्य अथवा देश के विशेष क्षेत्रों हो सकते हैं। जब माधव जी ने यह पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित साल या जंगली आम चित्र 7.3 के पेड़ों को
पेड़ों को दिखाकर विशेष क्षेत्रीय वनस्पति जगत का उदाहरण दिया। जब मैंने सुना है कि कुछ विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज लुप्त हो सकती है, तो क्या यह सच है कि विषाण या भारतीय विशाल या गिलहरी चित्र 7.3 भी तथा उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय प्राणी, या प्रोफेसर अहमद ने बताया कि इसकी आवास के नष्ट होने, बढ़ती हुई जनसंख्या एवं नए स्पीशीज के प्रवेश से विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज के प्राकृतिक आवास पर प्रभाव पड़ सकता है तथा इसके अस्तित्व को भी खतरा हो सकता है। चित्र 7.3 भी विशाल गिलहरी दिखाया गया है। स्पीशीज या जीवों की समष्टि का वह समूह है जो एक दूसरे से या अंतर्जन करने में सक्षम होते हैं। इसका अर्थ है कि एक जाति के सदस्य केवल अपनी जाति के सदस्यों के साथ अन्य जाति के सदस्यों को छोड़कर जननक्षम या संतान उत्पन्न कर सकते हैं। एक जाति के सदस्य में समान लक्षण पाए जाते हैं, जिसे क्रियाकलाप 7.6 जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ के विशेष क्षेत्रीय या पौधों जंतुओं का पता लगाएं। वन प्राणी अभ्यारण्य 7.7 शीघ्र ही पहले ने एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा हुआ था यह पंचमढ़ी वन प्राणी अभ्यारण्य। प्रोफेसर अहमद बताएं कि आरक्षित वनों की तरह की कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां वन प्राणी जंतु सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं। इन्हें वन प्राणी अभ्यारण्य कहते हैं। माधव जी पुनः बताते हैं कि अभ्यारण्य वह स्थान है जहाँ प्राणियों अथवा जंतुओं को मारना या शिकार करना अथवा पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध एवं दंडनीय अपराध है। कुछ महत्वपूर्ण या संकटापन्न वन जंतु जैसे कि काले हिरण, श्वेत आंखें वाले हिरण, हाथी या सुनहरी बिल्ली और गुलाबी सिर वाली बतख या घड़ियाल या कक्ष या मगरमच्छ और अजगर, गैंडा इत्यादि हमारे वन प्राणी अभ्यारण्यों में सुरक्षित एवं संरक्षित हैं। भारतीय अभ्यारण्यों में अनूठे या दृष्टि भूमि या बड़े समतल वन या पहाड़ी वन तथा बड़ी नदियों के डेल्टा की झाड़ी भूमि अथवा या बुशलैंड है। अफसोस की बात है कि संरक्षित वन भी जीवों के लिए सुरक्षित नहीं रहे, क्योंकि इनके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग उनका वनों का अतिक्रमण करके उन्हें नष्ट कर देते। बच्चों को प्राणी उद्यान या चिड़ियाघर या भ्रमण की याद ताज़ा करने को कहा जाता है। उन्हें स्मरण है कि प्राणी उद्यान भी वह क्षेत्र है जहाँ हम प्राणियों या जंतुओं का संरक्षण करते हैं। चिड़ियाघर और वन प्राणी अभ्यारण्य में क्या अंतर है? बोला कि चिड़ियाघर और वन प्राणी अभ्यारण्य क्या अंतर है? क्रियाकलाप 7.7 निकट के चिड़ियाघर या प्राणी उद्यान का भ्रमण कीजिए, वहाँ के प्राणियों को किन परिस्थितियों वातावरण में रखा गया है इसका परीक्षण कीजिए। क्या वे जंतुओं के जीवन के लिए उपयुक्त हैं? क्या जंतु प्राकृतिक आवास की अपेक्षा कृत्रिम आवास में रह सकते हैं? आपके विचार में जंतु चिड़ियाघर में अधिक आराम से हैं अथवा प्राकृतिक आवास में? राष्ट्रीय उद्यान 7.8 की सड़क के किनारे एक और बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान। बच्चे अब वहां जाने के लिए उत्सुक थे। माधव जी ने उन्हें बताया कि यह विशाल और आरक्षित क्षेत्र है तथा पर्यावरण के संपूर्ण या संगठनों का संरक्षण करने में पर्याप्त है। इन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। यह वनस्पति या प्राणी जात या दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है। यह सर्वोत्तम किस्म की टीक या सोगान इस वन में मिलती है। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान की चट्टानों में आवास या सरहद भी स्थित है। यह इन वनों में मनुष्य की गतिविधियों के प्रागैतिहासिक प्राण है, जिसे हमें या आदि मानव के जीवन यापन के बारे में पता चलता है। चट्टानों के इन मानव आवासों में कुछ पेंटिंग या कलाकृतियाँ भी मिलती हैं। यह पंचमढ़ी या जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र में 55 चट्टान आवास की पहचान की जा चुकी है। जंतु एवं मनुष्य को इन कलाकृतियों में लड़ते हुए शिकार या नृत्य या वाद्य यंत्रों को बजाते हुए दर्शाए गए हैं। आज भी अनेक आदिवासी जंगल में रहते हैं और जैसे बच्चे आगे बढ़े उन्हें एक बोर्ड या बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा था सतपुरा बाघ आरक्षित क्षेत्र। तो माधव जी बताते हैं कि हमारी सरकार ने बाघों की संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना लागू की। इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना था। इस चित्र 7.4 बाघ दिया गया, 7.5 जंगली भैंस दिया गया और चित्र 7.6 बारहसिंगा दिया गया। क्या इस वन में बाघ अभी पाए जाते हैं? मुझे उम्मीद है कि मैं बाघ देख सकता हूँ। बाघ चित्र 7.4 उन स्पीशीज में से एक है जो धीरे धीरे हमारे वनों से विलुप्त होते जा रहे हैं, परंतु सतपुरा आरक्षित क्षेत्र में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। अतः यह संरक्षण का अनूठा उदाहरण है। किसी समय शेर, हाथी, जंगली भैंस चित्र 7.5 तथा बारहसिंगा चित्र 7.6 भी सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वे विलुप्त हो सकते हैं, तो संकटापन्न जंतु कहलाते हैं। बूझों को डायनासोर के विषय में याद दिलाया गया है कि जो लाखों वर्ष पूर्व विलुप्त हो चुके थे। कुछ जीवों के प्राकृतिक आवास में व्यवधान होने से उनके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि पौधों और जंतुओं के संरक्षण के उद्देश्य से सभी राष्ट्रीय उद्यानों में कड़े नियम लागू किए जाते हैं और मानवीय गतिविधियां जैसे चराना, अवैध शिकार, जानवरों को पकड़ना या केवल बड़े जंतुओं ही विलुप्त होने का खतरा है। पढ़ते हैं कि इसमें बोला गया है कि जैसे चराना, अवैध शिकार करना, जानवरों को पकड़ना या मारना या जलावन पौधे की लकड़ी या औषधीय पौधे एकत्र करना या स्वीकार नहीं है। तो माधव जी पहली को बताते हैं कि बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्रणाली को विलुप्त होने की संभावना कहीं अधिक है। अक्सर हम सांप, मेढक, छिपकली, चमगादड़, उल्लू इत्यादि की निरंतरता से मार डालते हैं और परितंत्र में उनके महत्व के विषय में सोचते भी नहीं। उनको मारकर हम स्वयं को हानि पहुँचा रहे हैं।
यद्यपि वे आकार में छोटे, परंतु परितंत्र में उनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। वे आहार जाल और आहार श्रृंखला में के भाग हैं, जिसके बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं कि किसी क्षेत्र के सभी पौधे या प्राणी या सूक्ष्मजीव या अवैध घटकों जैसे जलवायु या भूमि, मिट्टी या नदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से किसी परितंत्र का निर्माण करते हैं। मुझे आश्चर्य होगा यदि संकटापन्न स्पीशीज का कोई रिकॉर्ड भी हो। जैसे रेड डेटा पुस्तक है, रेड डेटा पुस्तक है, प्रोफेसर अहमद को रेड डेटा पुस्तक के विषय में के समझाते हैं। वह उनको बताते हैं कि रेड डेटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न या स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतुओं और अन्य स्पीशीज के लिए अलग अलग रेड डेटा पुस्तक है। रेड डेटा पुस्तक के विषय में अधिक जानकारी आप कंप्यूटर पर www.will.gov.in या इन विश्व प्रीमेटेज या इसके बारे में यह वेबसाइट दिया गया है, इस पर प्राप्त कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 7.10 प्रवास माधव जी के निर्देशन में भ्रमण या पार्टी या गहरे वन में प्रवेश करती है। वह तावा या संरक्षित क्षेत्र में कुछ समय आराम करते हैं। पहले ने नदी के समीप कुछ पक्षी देखे और माधव जी बताते हैं कि यह प्रवासी पक्षी है। ये पक्षी संसार के अन्य भागों से उड़कर यहाँ आए और जलवायु परिवर्तन के कारण ये प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों से एक निश्चित समय पर उड़ रहे आते हैं और वहाँ यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं, क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं होता। ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं और प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। जैसा कि पहली ने कक्षा 7 में पढ़ा है, क्या होगा जब हमारे पास लकड़ी ही नहीं बचेगी? क्या लकड़ी का कोई विकल्प उपलब्ध है? मैं जानती हूँ कि कागज एक महत्वपूर्ण उत्पाद है जो हमें वनों से प्राप्त होता है। मुझे आश्चर्य है यदि कागज का कोई विकल्प उपलब्ध हो। 7.11 कागज का पुनर्चक्रण। प्रोफेसर अहमद बच्चों का ध्यान वनोन्मूलन का एक और कारण और आकर्षित करते हैं। वह उन्हें बताते हैं कि 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए या पूर्ण रूप में विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है। अतः हमें कागज की बचत करनी चाहिए। प्रोफेसर अहमद यह भी बताते हैं कि उपयोग के लिए कागज का 5 से 7 बार पुनः चक्रण किया जा सकता है। यदि कोई छात्र दिन में मात्र 1 कागज की बचत करता है तो हम 1 वर्ष में अनेक वृक्ष बचा सकते हैं। हमें कागज की बचत करनी चाहिए और उनका पुनः उपयोग एवं पुनः चक्रण करना चाहिए। इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचाएंगे वरन कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले जल एवं ऊर्जा की बचत भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले हानिकारक रसायन में भी कमी आएगी। कि क्या वनोन्मूलन का कोई अस्थायी हल है? कि 7.12 या पुनर्रोपण। प्रोफेसर अहमद सुझाव है कि वनोन्मूलन का उत्तर या पूर्ण वनोरोपण है। या पूर्ण वनोरोपण में काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का रोपण करना। रोपण वाले वृक्ष समानतः उसी स्पीशीज के होते हैं जो उस वन में पाए जाते हैं। हमें कम से कम उतने वृक्ष को लगाने ही चाहिए जितने हम काटते हैं। प्राकृतिक रूप से भी वन का या पुनर्रोपण हो सकता है। यदि वनोन्मूलन क्षेत्र को अबाधित छोड़ दिया जाए तो यह स्वतः पुनः स्थापित हो जाता है। या प्राकृतिक या पुनर्रोपण में मानव गतिविधियों का कोई स्थान नहीं। हम अपने वनों को अब तक बहुत अधिक नष्ट कर चुके हैं। यदि हमें अगली पीढ़ी के लिए की हरी संपदा बनाए रखनी है तो अधिक वृक्षारोपण ही एकमात्र विकल्प है। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि भारत वन संरक्षण अधिनियम है। इस अधिनियम का उद्देश्य प्राकृतिक वनों का परीक्षण और संरक्षण करना है और साथ ही साथ ऐसे उपाय भी करना जिन्हें वन और उनके समीप रहें। उनके समीप रहने वाले लोगों की आधारभूत आवश्यकता की पूर्ति हो सके। कुछ समय विश्राम करने के पश्चात माधव जी ने बच्चों को वापस चलने का कहा, क्योंकि सूर्यास्त के पश्चात वन में रुकना ठीक नहीं। वापस आने के बाद प्रोफेसर अहमद बच्चों ने इस उल्लासपूर्ण अनुभव के लिए माधव जी का आभार व्यक्त किया। तो दोस्तों, आपने क्या सीखा है कि वन प्राणी अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान एवं जैव आरक्षित क्षेत्र ऐसे नाम हैं जो वन एवं वन प्राणियों का संरक्षण एवं परिरक्षण हेतु बने हैं। जैव विविधता का अर्थ है कि किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाले सजीवों की विभिन्न किस्में। किसी क्षेत्र के सभी पौधे एवं जंतु उस क्षेत्र में वनस्पति जात एवं प्राणी जात से जाने जाते हैं। विशेष क्षेत्र या स्पीशीज किसी क्षेत्र विशेष में ही पाई जाती है। संकटापन्न स्पीशीज वह स्पीशीज है जो विलुप्त होने के कगार पर है। रेड डेटा पुस्तक में संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रहता है और प्रवास वह परिघटना है जिसमें किसी स्पीशीज अपने आवास से किसी अन्य आवास में हर वर्ष की विशेष अवधि में विशेषकर प्रजनन हेतु चलन होता है। हमें वृक्ष, ऊर्जा और प्राणी की बचत करने के लिए कागज की बचत और उनका पुनः उपयोग, पुनः चक्रण करना चाहिए। या पुनः वन रोपण, नष्ट किए गए वनों को पुनः स्थापित करने के लिए रोपण करना है। तो थैंक यू दोस्तों, आप इसको अभ्यास करना कि आपने इस वर्ड को तो पढ़ लिया था, इस वर्ड को एक बार दोबारा वीडियो को देखना, इस वर्ड को पढ़ना, इसको अभ्यास करना। आप जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं सीख पाएंगे। इसको अभ्यास करना। इसका स्क्रीन शॉट ले लो दोस्तों, इसका स्क्रीन शॉट ले लो। इसको अभ्यास करना दोस्तों। इसके क्रियाकलाप दिया गया है, क्रियाकलाप को इसको पढ़ना, इसको क्रियाकलाप दिया गया है।
क्या आप जानते हैं कि विश्व में जंगली बाघों की आधी से अधिक संख्या भारत में पाई जाती है? इस प्रकार 65% एशियन हाथी और 85% एक सींग वाले गैंडे एवं 100% एशियन शेर भारत में ही पाए जाते हैं। विश्व के 12 बड़े जैव विविधता वाले देशों में भारत का छठा स्थान है। विश्व के 34 जैव विविधता यथार्थ स्थलों में से 2 भारत में स्थित है। यह है कि पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट यह क्षेत्र जैव विविधता के बहुत धनी है। आज वन प्राणियों को सबसे अधिक खतरा अतिक्रमण से उनके आवास नष्ट होने का है और भारत में विश्व की संकटापन्न स्पीशीज की संख्या 172 है, जो विश्व की संकटापन्न स्पीशीज का 2.9% है और पूर्वी हिमालय के तप्त स्थल में पशु और पौधों या स्पीशीज को शामिल करते हुए लगभग 163 वैश्विक संकटापन्न स्पीशीज है। भारत में एशिया की कुछ दुर्लभ प्रजातियां हैं, जैसे कि बंगाल लोमड़ी, संगमरमरी बिल्ली और एशियाटिक शेर या भारतीय हाथी और एशियन जंगली बाघ गधा और भारतीय गेंडा या गौर, जंगली एशियाटिक जल भैंसा इत्यादि पाई जाती है। जानकारी के लिए इस पर संपर्क करें पर्यावरण एवं मंत्रालय, भारत सरकार, पर्यावरण एवं मंत्रालय विभाग पर्यावरण, और तो इस पर संपर्क। थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही। अगले दिन फिर देखेंगे अगला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।